जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। मधुबनी में दर्दनाक हादसा, दीवार से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 युवकों की मौत। बिहार के मधुबनी में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। बाइक की गति काफी तेज थी। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर NH 105 के पास दीवार से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कलुआही थाना क्षेत्र के बरेदपुर गाँव की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवकों की पहचान पुलिस ने कर ली है। मुरेठ निवासी अमन और नेपाल के जनकपुर निवासी 23 वर्षीय अली हसन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अली हसन जनकपुर में दुकान चलाता था। वह अपने दुकान का सामान खरीदने के लिए जयनगर आया हुआ था। रात में वह अपने रिश्तेदार के घर रुका हुआ था। वहीं जयनगर जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना के कारण बाइक की रफ्तार बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद से परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। सरकारी अस्पताल में बेटे का नहीं हो सका इलाज, डॉक्टरों को पैसे देने के लिए भीख मांग रही मां। सुल्तानगंज के दास टोले में खेलने के दौरान राजू देवी का बेटा कूड़े की आग से झुलस गया। राजू अपने बेटे को लेकर रेफरल अस्पताल पहुंची। वहां प्रारंभिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। बच्चे की मां का आरोप है कि मायागंज अस्पताल में बच्चे के इलाज के लिए मोटी रकम मांगी गई। वह पैसा देने में असमर्थ थी। मां ने अपने बच्चे को मायागंज अस्पताल के बरामदे पर छोड़कर अबूजूगंज गाँव में पैसे मांगने के लिए चली गई। वह हर दरवाजे पर गई और अपने बच्चे के इलाज के लिए मदद करने की गुहार लगाई। गांव वालों ने महिला को विधायक और सांसद के पास जाने की नसीहत दी। हार कर अपने बच्चे के इलाज के लिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। इधर उसका बच्चा दर्द से मायागंज अस्पताल के बरामदे पर रो रहा था। जब इसकी जानकारी समाज सेवी आदित्य कुमार गौतम को हुई तो उन्होंने महिला के दर्द को समझा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उन्होंने अपने परिचित को मामले की जानकारी देते हुए मायागंज में इलाज की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने महिला को मायागंज भेजकर कहा कि इलाज शुरू नहीं होने पर तुरंत जानकारी दे। भागलपुर के पौस इलाके में चल रहे देह व्यापार के खेल का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 3 महिला गिरफ्तार। बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल आदर्श नगर में चल रहे अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ CIT ने शनिवार रात किया। पुलिस ने 3 महिला समेत संचालक को गिरफ्तार किया। इन सभी के पास 131 बोतल कोरेक्स एवं आपत्तिजनक दवा पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। CIT की इस कार्रवाई में डीजे ऑर्केस्ट्रा संचालक आदर्श कॉलोनी निवासी बिक्की कुमार के साथ 3 महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार बिक्की शादी में डीजे बजाने का काम करता है। धीरे धीरे यह डीजे के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा का भी काम करने लगा। इस काम के लिए वह दूसरे प्रदेश से लड़की को लाया करता था। ऑर्केस्ट्रा का काम करते करते यह देह व्यापार का भी काम में लग गया। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान महिलाओं को हिरासत में लेने के बाद बिक्की के घर तलाशी ली गई। इसमें इसके घर से 131 बोतल कोरेक्स बरामद किया गया। यह बोतल घर में खुलेआम रखा हुआ था। सभी बोतल को पुलिस ने जब्त किया। वहीं तलाशी में कई तरह की आपत्तिजनक दवा भी बरामद की गई। खगड़िया में दोस्त ने दोस्त की गला रेत कर हत्या की, इस वजह से उतार दिया मौत के घाट। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राकुंडी बहियार में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृत युवक के पिता ने मामले में 3 नामजद व आधा दर्जन अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। राकुंडी गाँव के वार्ड नंबर 10 निवासी बेचन तांती के पुत्र अभिषेक कुमार की बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी। शनिवार की सुबह लोगों ने अभिषेक का शव देख पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि अभिषेक का गला काटकर शरीर के विभिन्न अंगों पर आधा दर्जन से अधिक जख्म का निशान मिला है। पिता बेचन तांती ने बताया कि अभिषेक के दोस्त सौरभ ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। रुपए को लेकर सौरभ कई बार मारपीट भी कर चुका है। अभिषेक ने सौरभ से 1500 रुपए उधार लिया था। रुपए वापस करने के बाद भी मारपीट करता था। सौरभ और 15,000 रुपए की डिमांड करता था और वह स्मैकर गैंग का भी सदस्य है। इधर थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बिहार में अब मनमाने तरीके से नहीं करा सकेंगे बोरिंग, इस विभाग से लेना होगा NOC। राज्य में बारिश खत्म होते ही हर वर्ष भूजल का स्तर गिरने लगता है और गर्मी में सरकारी चापाकल व निजी बोरिंग तक पानी छोड़ने लगते हैं। राज्य सरकार के स्तर पर हाल ही में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिलों से मिली हर रिपोर्ट की गहन समीक्षा के बाद एक बेहद अहम निर्णय लिया गया है। इस फैसले के तहत अब धड़ल्ले से हो रहे निजी बोरिंग पर अंकुश लगाया जाएगा। वहीं पुराने सभी बोरिंग को गिनती की जाएगी। इस काम को लघु जल संसाधन विभाग, कृषि, PhD और पंचायती राज विभाग मिलकर पूरा करेंगे ताकि भूजल के गिरते स्तर पर साइंटिफिक तरीके से अंकुश लगाया जा सके। इस मामले में गाइडलाइन बनाने की जिम्मेदारी लघु जल संसाधन विभाग को दी गई है, जिसमें संबंधित विभाग भी अपना सहयोग करेंगे। वहीं गाइडलाइन की स्वीकृति के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। सर्वे के दौरान अधिकारी गाँव के लोगों से मिलेंगे, गाँव के बारे में उनसे जानकारी लेंगे और यहाँ पानी का स्रोत क्या है उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर ही इन जिलों में भूजल के स्तर को दुरुस्त करने का काम होगा।
मगध विश्वविद्यालय में लगातार पिछड़ते सत्र से बड़ी छात्रों की चिंता। 3 साल के कोर्स में लग रहे हैं 5 साल। मगध विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है। यहाँ 3 साल के कोर्स में 5 साल लगाए जा रहे हैं, तब भी कोर्स पूरा नहीं हो रहा है। वहीं 2 साल का कोर्स 3 से 4 साल में कंप्लीट हो रहा है। स्नातक के छात्रों की न तो समय से परीक्षा ली जा रही है और न ही उनके परिणाम को समय से घोषित किया जा रहा है। स्थिति यह है कि 2018 में पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों का अब तो कोर्स पूरा नहीं हो सका है, जबकि स्नातक का कोर्स मात्र 3 साल का ही होता है। इसी तरह 2019 और 2020 के भी पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की परीक्षा नहीं ली गई है, जिसके कारण वह अगली कक्षा में नामांकन नहीं करा पाए हैं। इंटरमीडिएट पास करने के बाद छात्रों का लक्ष्य था कि 3 साल का कोर्स करने के बाद पीजी में या फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर नौकरी की तलाश करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय की व्यवस्था से छात्रों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। अभिभावक चिंतित हैं, बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है और इस कारण से वे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ नहीं पा रहे हैं। साइबर अपराधियों ने पटना की युवती से इंस्टाग्राम पर की दोस्ती, फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठग लिए रुपए। पटना में हाल के दिनों में साइबर अपराध के नए मामले सामने आ रहे हैं। अब नया मामला शहर के कदम कुआं इलाके से आया है। यहाँ की रहने वाली एक युवती से एक युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती की और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 36,000 रुपए ठग कर ली। इस संबंध में युवती ने कदम कुआं थाने में बीके शर्मा के नाम से मामला दर्ज करा दिया है, जिसमें उसने बताया है कि युवक ने उससे ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 36,000 रुपए वसूला, लेकिन रकम नहीं लौटाई। रकम मांगने पर धमकी तक दी है। भागलपुर में 6 साल की हुई स्मार्ट सिटी, आम लोगों को आज तक नहीं मिला योजनाओं का लाभ। शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मई 2016 में शामिल किया गया था। दिसंबर 2016 में काम का आगाज हुआ था। इस तरह देखे तो 6 साल की उम्र में स्मार्ट सिटी कंपनी ने पूरा कर लिया है। इस दौरान बोर्ड ने कई निर्णय लिए हैं और कई निर्णयों को बदला गया है। लक्ष्य निर्धारित होते रहे और लक्ष्य की निर्धारित अवधि बढ़ाई जाती रही, लेकिन चंद सोलर लाइट को छोड़ दें तो आज तक आम लोगों को स्मार्ट सिटी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। स्थिति यह है कि अधिकतर निर्मित स्थलों पर आम लोगों को प्रवेश की भी इजाजत नहीं है। भागलपुर स्मार्ट सिटी को कुल 19 योजनाओं पर शहर में काम चल रहा है। इसमें 4 योजना ऐसी है जिस पर काम पूरा हो गया है, अन्य 15 योजना पर काम चल रहा है। इसमें 4 योजना ऐसी हैं जिस पर काम पूरा हो गया है, अन्य 15 योजना पर काम चल रहा है। जिन 15 योजना पर काम हो रहा है उसे तेजी से करने का निर्देश स्मार्ट सिटी के एमडी सह नगर आयुक्त द्वारा दिया गया है। रोहतास कैमूर थाना क्षेत्र के विवाद में 4 घंटे तक पड़ा रहा युवक का शव, अमीन ने सुलझाया विवाद। रोहतास जिले के चेनारी थाना व कैमूर जिले के करमचट थाने क्षेत्र के विवाद में करीब 4 घंटे तक दुर्गावती नदी के पुल के नीचे युवक का शव पड़ा रहा। दोनों थाने की ओर से एक निजी अमीन को बुलाया गया। अमीन ने जमीन देकर सीमा क्षेत्र बताया। इसके बाद चेनारी थाने की पुलिस ने शव को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा। यह घटना शनिवार की दोपहर की है। जानकारी के अनुसार कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र के निसीझा गाँव निवासी स्वर्गीय मुंशी शर्मा के 16 वर्षीय पुत्र मंजय शर्मा का शव दुर्गावती नदी के पुल के नीचे पड़ा था। सूचना पर दोनों थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों के बीच शव के स्थल को लेकर विवाद हो गया। दोनों ने अपने अपने वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। आपस में क्या बात हुई यह तो पता नहीं, लेकिन घटनास्थल पर निजी जमीन नौशाद बेग को बुलाया गया। अमीन ने स्थल को देखकर बताया कि यह क्षेत्र चेनारी थाने का है। इस प्रक्रिया में करीब 4 घंटे तक शव पानी में पड़ा रहा। इस संबंध में करमचट थानाध्यक्ष संजय कुमार व चेनारी प्रभारी थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि अमीन के कहने के बाद विवाद समाप्त हो गया है। जहां शव पड़ा था वह चेनारी थाने के क्षेत्र का है। अमीन के कहने के बाद चेनारी थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। केबीसी जूनियर सीजन 14 के लिए भागलपुर की बेटी का हुआ चयन। इस तारीख को अमिताभ बच्चन के साथ आएंगी नजर। महानायक अमिताभ बच्चन फेम कौन बनेगा करोड़पति जूनियर सीजन 14 के लिए भागलपुर चुनिहारी टोला के गोपाल शर्मा की पोती प्राप्ति शर्मा उर्फ पीहू का चयन हुआ है। 14 से 15 दिसंबर को रात 9 से 11 बजे के बीच सोनी इंटरटेनमेंट चैनल पर यह टेलीकास्ट होगा। चुनिहारी टोला की संगीता शर्मा ने बताया कि उनके भाई गौतम शर्मा कोलकाता में निजी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं। गौतम शर्मा और प्रियंका शर्मा की बेटी प्राप्ति शर्मा कोलकाता के एक निजी स्कूल में 5वीं की छात्रा है। वह जनरल नॉलेज में काफी तेज है। सरिता शर्मा ने बताया कि उनकी भतीजी का चयन कौन बनेगा करोड़पति के लिए हुआ है। यह उनके लिए गर्व की बात है, साथ ही भागलपुर वासियों के भी गौरव की बात है। गौतम शर्मा ने बताया कि 25 नवंबर और 6 दिसंबर को मशहूर सिने स्टार अमिताभ बच्चन के निर्देशन में शूटिंग हुई थी। पटना के गांधी मैदान में 15 दिसंबर को लगेगा बिहार सरस मेला। उद्यमिता से सशक्तिकरण की थीम पर होगा आयोजन। स्वाद, संस्कृति, परंपरा, हस्तशिल्प और हुनर के विविध रंगों को अपने अंदर सजोए बिहार सरस मेला का आयोजन 15 दिसंबर के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है। वहीं मेले का समापन 29 दिसंबर को होगा। हमारे देश के हर राज्य के स्वदेशी उत्पाद, संस्कृति और परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से साल 2014 से सारस मेले का आयोजन होता आ रहा है। बिहार सरस मेले का आयोजन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
समिति जीविका के तत्वावधान में प्रतिवर्ष अलग अलग थीम आधारित होता है। इस साल आयोजित सरस मेला का थीम उद्यमिता से सशक्तिकरण है। सरस मेला में देश के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और शिल्पकारों की ओर से निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और कलाकृतियों की प्रदर्शनी सब बिक्री होगी। इसके साथ ही फूड जोन में देसी व पारंपरिक व्यंजनों के विभिन्न राज्यों के स्टॉल व जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी की रसोई के भी स्टॉल होंगे। वहीं बच्चों के लिए फन जोन का खास आकर्षण होगा। मेला में कैशलेस खरीदारी की भी व्यवस्था रहेगी। इसके लिए जीविका दीदियों की ओर से संचालित ग्राहक सेवा केंद्र से स्टॉल बनाए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं बैंकों के स्टॉल द्वारा भी लोगों को विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। बिहार सरस मेला में पूरी तरीके से प्लास्टिक मुक्त रहेगा। भागलपुर में NH-31 पर दौड़ाकर बदमाशों ने ऑटो चालक को सीने में मारी गोली। विधि व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। नवगछिया बस स्टैंड के किरानी रमेश कुमार उर्फ दुखन यादव के पुत्र रामाराज यादव उर्फ राजा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना NH-31 स्थित लक्ष्मी होटल के पास लक्ष्मीपुर जाने वाले सड़क की है। गोली लगने के बाद घायल राजा को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजा राम के दाएं हाथ और बाईं और सीने में गोली लगी थी। देर शाम पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार और SHO इंस्पेक्टर भरत भूषण ने अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजा राम यादव ऑटो चालक था। वह लक्ष्मी होटल के पास सवारी लोड कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि NH-31 के ठीक बगल में लक्ष्मीपुर जाने वाली सड़क पर लगभग 4 बजे राजा राम खड़ा था। आसपास 1-2 ऑटो खड़े थे। इसी बीच एकाएक एक बाइक सवार 3 अपराधी वहां आ धमके। बाइक से 2 अपराधी उतरे। दोनों के हाथ में पिस्तौल था। जब तक राजा राम कुछ समझ पाता तब तक एक अपराधी उसके काफी नजदीक आ गया और राजा राम पर गोली चला दी। राजा राम ने गोली से बचने के लिए हाथ को आगे किया। अपराधी की गोली राजा राम के दाईं हाथ को चीरते हुए सीने के बाईं तरफ जा लगी। गोली लगने के बाद राजा राम लक्ष्मीपुर रोड की तरफ भागा। 50 मीटर दूर जाते ही वह जमीन पर गिर गया। अपराधी राजा राम को और गोली मारने की फिराक में थे, लेकिन सड़क पर काफी आवाजाही थी और लक्ष्मीपुर रोड पर दोनों ओर दुकानें खुली थी। अपराधियों ने राजा राम का पीछा किया, लेकिन गोली नहीं मार सके। वे लक्ष्मीपुर की ओर भाग गए। घटना में नया टोला के सौरभ नामक युवक का नाम सामने आ रहा है। सौरभ करीब 4 माह पहले जेल से बाहर आया है। एक मामले में करीब 1 वर्ष पहले वह पकड़ा गया था। परिजनों का कहना है कि सौरभ को लगता था कि उसके जेल जाने की वजह राजा राम ही है। इस कारण वह राजा राम की हत्या की फिराक में था। राजा राम का पत्नी से भी विवाद चल रहा था। दोनों का तलाक हो चुका था। वहीं गोसाई गाँव के दया नाम के व्यक्ति पर भी परिजनों को संदेह है। पुलिस मामले में सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुसंधान कर रही है। पुराने विवाद में हत्या करने की बात सामने आ रही है। पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुसंधान कर रही है। परिजनों के बयान का इंतजार है। हर हालत में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।